ये प्रोसेस ही सेल्फ डाउट का है कि आपको लगता है कि वो हम्म। पड़ोसी जो है ना मेरा, वो उस खिड़की में जो बैठ के लिख रहा है वो शायद बेटर लिख रहा है मेरे से। मैं तो जब हम जस्ट अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना कि हुँ। मैं कमतर हूँ अपने रिस्पेक्ट में, कि मैं खुद से ही कंपटीशन कर रहा हूँ, तो मैं तब तक ठीक है, पर जब मैं दूसरों से सोच रहा हूँ कि मैं दूसरों से कमतर हूँ, तब बात गड़बड़ हो गई। दिस स्टार्टेड एंड व्हाई दिस फील्ड? मतलब आप कुछ और भी कर सकते थे, 4 नुस्खे भी बता सकते थे घर में बुखार ठीक करने के, पर यही क्यों? जहाँ तक पिज़्ज़ा पहुँच गया है, वहाँ तक हम इक्वालिटी नहीं पहुँचा पाए हैं अभी तक। इसी तरह से तुम्हें जीना है, और पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, उसके बाद तुम्हें शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, और फिर मर जाना है। तो ये जी। जो सिंपल स्ट्रक्चर चला आ रहा है ज़िंदगी का, इसी को हम फॉलो करे जा रहे हैं। ना हमें खुश रहना आता है, ना ही हम ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं। जो भी बच्चा रोता है तो कहते हैं क्यों रो रहे हो। पहली बार मैं किसी राइटर से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ा बेवकूफ़ वाले सवाल करूँ तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। पहली बार किसी एक्चुअल राइटर से, हम लोग तो सब फर्जी राइटर हैं, अरे कोशिश नहीं, नहीं। करते रहते हैं कुछ कुछ लिखने की, आपको कुछ पढ़ने आपको की। आपको बहुत फिर सरप्राइजिंग लगेगा कि यहाँ पर भी जितने राइटर्स हैं और जो इवन क्लासिक्स में क्लासिकल राइटर्स जितने हैं, उन सबको यही लगता रहा है कि यार हम तो फर्जी हैं यार, असली काम तो वही कर रहे हैं। मैं जैसे एक हम्म। बार मतलब खुशकिस्मती थी कि जावेद साहब पकड़ में आ गए थे 1.5 घंटे के लिए। तो अरे एक वाह। फ़िल्म, हाँ, तो मेरी फ़िल्म के गाने मैंने किए थे, उसकी स्क्रीनिंग थी और उसके पहले कई धुरंधर लोग थे जो वो फ़िल्म देख लिए उन्होंने फ़िल्म और फ़िल्म को एप्रिशिएट किया। फ़िल्म के साथ-साथ थोड़े गाने भी एप्रिशिएट हो जाते हैं साथ-साथ। वो दूल्हे के साथ सहबाला वाला हिसाब-किताब हो जाता है कि वो साथ में आया है तो उसको भी ₹10 मिल गए। तो उसके पहले कई लोग तारीफ़ कर चुके थे कुछ गानों की कि यार ये सही है, सही है। लेकिन जिस दिन जावेद साहब आए थे, मुझे लग रहा था आज तो कॉपी चेक होने वाली है। क्योंकि हाँ। एक एक आदमी जो लिरिसिस्ट है, मैंने कहा यार ये सब पकड़ लेंगे मेरी चीज़ें। तो उनसे बैठकर बात हो रही थी एंड देन आई वाज़ टेलिंग हिम कि सर आपकी जो तर्कश है, वो जब मैंने पढ़ी, उसका इनफैक्ट बायो पढ़ के मैं बहुत, उसकी भूमिका जो किताब की है वही पढ़कर मैं बहुत रोया हूँ। तो उन्होंने कहा हम्म। कि यार हम भी आए थे यहाँ पे, तो हम साहिर को देखते थे, फिराक गोरखपुरी को देखते थे और लगते थे कि एक दिन अगर एक लाइन भी इनकी तरह अगर हमने लिख ली, तो हम्म। बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो आमन-जामन है, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उन्होंने अपने स्टाइल में कहा। हाँ, तो सही सही। एक्चुअली ये प्रोसेस ही, आई थिंक रवि भाई, ये प्रोसेस ही सेल्फ डाउट का है कि आपको लगता है कि वो हम्म। पड़ोसी जो है ना मेरा, वो उस खिड़की में जो बैठ के लिख रहा है वो शायद बेटर लिख रहा है मेरे से। मैं तो अभी ये तीन रोज़। 3-4 दिन पहले आई वाज़ वर्किंग ऑन समथिंग और मेरा मूड नहीं था, मतलब मूड से मैं लिखता भी नहीं हूँ, बट आई वाज़ लाइक यार आज नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट टाइपिंग आउट एंड तन्वी कम्स माय वाइफ। मैंने कहा यार आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स अप यार, आज नहीं हो रहा है मेरे से। कहती है नीरज दैट्स द राइटिंग ना। हम्म। यू आर मेकिंग थिंग्स सही अप, सही दैट्स सही। राइटिंग। सही सही सही। ये बिल्कुल तो बिल्कुल। सबको लगता है कि सेल्फ डाउट तो रोज़ होता है, रोज़ होता है, रोज़। जब से कुछ काम करने लगे ना क्रिएटिव प्रोसेस में, और जी। ये होता है कि क्या पता किसी दिन दिमाग चलना बंद हो जाए, क्या पता किसी दिन कोई आइडिया ना बंद हो जाए, या कोई 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 लोग किसी आइडिया को बेवकूफ़ाना समझें। तो हुँ। वो मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ, नॉट फॉर अदर्स, जस्ट फॉर मी, कि हाँ मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसी फीलिंग आएगी जब तक, शायद तब तक ग्रोथ होती रहेगी। जैसे ये बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके पीछे है, ये वाली, हाँ, इसमें हाँ, बोला हाँ। जाता है, ये एडलर एडलर की साइकोलॉजी है, कि जब इट्स कॉल्ड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, जो कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से थोड़ा अलग है। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी है कि हमें आप लगता है कि हम कमतर हैं और हमें बेहतर बनते जाना है हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़। और या कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आ गया, कि कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आ गया वहाँ पर कि हम अपने आप को कमतर समझ रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर हाँ, आती है। कि जब हम इंटरेस्टिंग। अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, कि हुँ। मैं कमतर हूँ अपने रिस्पेक्ट में, कि मैं खुद से ही कंपटीशन कर रहा हूँ, तो मैं तब तक ठीक है, पर जब मैं दूसरों से सोच रहा हूँ कि मैं दूसरों से कमतर हूँ, तब बात गड़बड़ हो गई। तो जिसको हम सिनोनिमस समझ लेते हैं, जो मैं भी समझता था, फीलिंग ऑफ जी। इन्फीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों अलग अलग चीज़ें साइकोलॉजी में बताई जाती हैं। ये इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसे ऐसे नहीं देखा है इसको कभी, मतलब इन टर्म्स में नहीं देखा है। द मोमेंट यू सेड इन्फीरियर, मेरे दिमाग में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आया था, बट दिस मेक्स सो मच सेंस। हुँ, हुँ, हुँ। सो हम मच हम सेंस। सबके दिमाग में वही आता है। बट ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। एडलर की जो साइकोलॉजी है, एडलर जो हुँ। क्या बोलते हैं, पायनियर हैं, फ्रॉइड, एडलर और जो जंग हैं, ये 3 पायनियर हैं, स्तंभ हैं साइकोलॉजी के। तो उस केस में एडलर का यही कहना था, जो कि इट मेक्स सो मच सेंस नाउ। और उसमें बोल रहे थे कि द सीक्रेट टू अ ग्रेट वीडियो इज़ ग्रेट ऑडियो। तो जब मैंने शुरू किया था, तब मैंने बहुत देखा यूट्यूब कैसे किया जाए, क्योंकि हुँ। जीवन के बहुत लेट शुरू किया हमने जीवन के पड़ाव में यूट्यूब के वीडियो बनाना। तब थोड़ा सोच समझ के पढ़ा इसको कि कैसे किया जाए यूट्यूब, तो
उस तो टाइम पे मेरा बहुत मेरा एक ऑडियो। सवाल है रवि आपसे, जी 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 तो जी। ये क्यों शुरू किया आपने? आपको ज़रूरत क्या लगी इसको शुरू करने की? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक है, हमारी वैसे बात नहीं हुई, बट आपका व्हाट इज़ योर डे जॉब एंड व्हाट डू यू डू, आई मीन व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, एंड देन हाउ दिस स्टार्टेड एंड व्हाई दिस फील्ड? मतलब आप कुछ और भी कर सकते थे, 4 नुस्खे भी बता सकते थे घर में बुखार ठीक करने के, पर यही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये मैं आपसे भी पूछूंगा। अ, तो इसका इसका जवाब ये है कि बहुत सालों तक बहुत अलग अलग जॉब्स रहीं, बहुत अलग अलग काम हुए, बट उनके सेंटर में था साइंस। कि जैसे पीएचडी हुई मेरी, मास्टर्स और पीएचडी के बाद जब एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने पीएचडी की थी कनाडा में, वहीं पर मैंने इंडिया और कनाडा के कोलैबोरेशन में टेक्निकली, तो वहीं पर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कुछ सालों बाद। पहले पढ़ाया भी यूनिवर्सिटीज़ में 4-5 साल। पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो पढ़ाना है। कि और यूट्यूब पर भी हम यही करते हैं, हम लोगों को टेक्निकली पढ़ाते नहीं हैं, बट हम चीज़ें समझाते हैं। तो एट द कोर ऑफ पढ़ाना, समझाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कि मैं किसी को कोई 4 चीज़ें समझा पाऊँ जो मुझे 1-2% आती हैं, तो वो चीज़ मुझे शुरू से पसंद है, और ये मैं ज़िंदगी भर करना चाहता था। बट रिसर्च की जॉब, टीचिंग की जॉब करने के बाद एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मुझसे लैब वाला काम नहीं होगा, क्योंकि मैं बोर हो चुका था उस रिपीटेटिव काम को। क्योंकि रिसर्च का काम जो होता है बहुत ही रिपीटेटिव होता है, उसमें वही सेम आप क्या होता है कि होता काम अलग अलग है, बट उसके जो प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो उसमें कई बार आप कुछ सालों तक काम करने के बाद आप बोर हो जाते हैं उसमें। और उसके बाद मैंने खोली अपनी खुद की कंपनी, और मैं अपना बिजनेस करने लगा। और वो करने के बाद अब उस बिज़नेस के साथ साथ मैंने अपना कंसल्टेंसी भी खोला हुआ है। कि जो मेरा इसका मेन बिज़नेस जॉब तो एजुकेशनल कंसल्टेंसी, लाइक पढ़ाना पसंद है, तो लोगों को, बच्चों को समझाना कि करियर गाइडेंस कैसे किया जाए, करियर काउंसलिंग कैसे की जाए, स्टडी अब्रॉड अगर किसी को बाहर जाकर पढ़ना है मेरी तरह, तो वो कैसे किया जाए एंड ऑल। तो ये दोनों तीनों काम, और यूट्यूब भी अब मेरा जो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जीविकोपार्जन का साधन यूट्यूब भी है। ओके। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में। इसी तो कश्मकश में है कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो यही चल रहा है, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो इसका जो साइंस में पैसा नहीं है आपने बताया, इसका रिलेशन कहीं न कहीं साइंस को जो गवर्नमेंट जिस तरह से बैक करती है, जिस तरह से फंडिंग करती है रिसर्च के लिए जो पैसा निकलता है, ये उससे रिलेटेड है? जी हाँ, मतलब ये है कि मैं इसको करेक्ट कर दूं, साइंस में पैसा है अगर आप हुँ, सही डायरेक्शन में, सही लोगों के साथ और सही फील्ड में हो। क्योंकि साइंस एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हमने बोल दिया कि एक मैदान है पूरा, समुंदर है पूरा साइंस। उस समुंदर हुँ, के किस कोने में आप हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कोने में हैं जहाँ पर वेल्दी लोग रहते हैं, और वेल्दी लोग साइंस में पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको साइंस में पैसा मिलेगा, अच्छी जॉब भी मिलेगी। और जॉब इज़ समथिंग आई डिडंट वांट टू डू फॉर एंटायर हुँ, लाइफ। मैंने किया है हुँ, जॉब, बट वो मेरी पर्सनल खुंदस है कि मेरे को जॉब नहीं करनी। तो पैसा मिलता है, पर पैसा अलोन, अगेन वो लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फिलोसफी झाड़ रहे हो, बट सच में ऐसा होता है कि एक टाइम पर आपको पैसा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है ज़िंदगी में, और भी कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कश्मकश चल रही है ज़िंदगी में कि भाई दोनों तीनों चीज़ें करनी है साथ में, और ये काम भी करना है, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो बनाने वाली बात जहाँ तक आई, तो 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाने का काम शुरू किया था अपने इसी चैनल पर, लॉजिकल आयाम पर। अब ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है जिस पर ये आएगा। अच्छा, लॉजिकल आयाम पर काम स्टार्ट किया था। पहले इंग्लिश में बनाना शुरू किया था, फिर लगा कि हिंदी में बनाया जाए, क्योंकि हिंदी वाली जो ऑडियंस है उस तक मैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता हूँ। जी, और क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे वीडियोस जो मैं देखता था ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगेन, वो मेरे तक ऐसे आते थे जिनमें बहुत सारे ऐसे क्लेम किए जाते थे जो कि नितांत बकवास होते थे। कि हुँ, और उन पर इतने हज़ारों हज़ारों कमेंट्स होते थे कि क्या बेहतरीन बात कही है। तो मैं कहता था कि नहीं, ये बेहतरीन बात नहीं है, ये बकवास है, और उसको कोई डिबंक करने वाला नहीं होता था। तो मैंने शुरुआत इसी थोड़े सेफ साइड वीडियोज़ के साथ की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, स्पेस क्या होता है, जो कि बहुत बेसिक, आई थिंक 10th और 12th लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पर है। फिर धीरे धीरे पर मुझे लगा कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स के लिए, जैसे हुँ, अगेन एस्ट्रोलॉजी और ये जितने भी इस तरह के मार्केट में चल रहे हैं और चलते रहेंगे हमारे बाद भी, उनको डिबंक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंट मारते हैं सोसाइटी में। क्योंकि जब एक कोई पर्सन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी वाला बंदा बोलता है कि ये ऐसा होता है, और जिस पे हज़ारों हज़ारों कमेंट आते हैं, तो उनको डिबंक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो डैमेज करते हैं सोसाइटी पे। तो शायद इस तरह से मैंने अपने दिमाग में सोचा होगा। पैसा कमाना तो यूट्यूब से दूर दूर तक कोई था ही नहीं कि कभी कमाया भी जा सकेगा क्या। हुँ, तो हुँ, अब हुँ। थोड़ा बहुत पैसा अब यूट्यूब से मिलने लगा है, बहुत ही थोड़ा सा, जिसमें ये चैनल चल जाए और थोड़ा बहुत हमारा जीवन भी शायद फ्यूचर में चल जाए, तो बस वही है।
यही इंटरेस्टिंग। मकसद था। आपने ये बोला कि लोगों को लगेगा कि फिलॉसफी झाड़ रहा है। तो हमारे यहाँ पर, हमारे इवन कल्चर में भी जब भी कोई बात होती है, जो हमें ठीक से समझ नहीं आती है, हमें लगता है कि ये थोड़ी अलग इंसान बात कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि फिलॉसफी झाड़ रहा है। जैसे मैं बिहारी और हमारे यहाँ एक बहुत बाद में मुझे ये वर्ड समझ में आया कि हमारे यहाँ किसी की बेइज़्ज़ती करना है या कोई ज़्यादा सोचता है, तो उसके लिए बोलते हैं कि भग वैज्ञानिक हो गया है क्या? तो वैज्ञानिक यस। होना कि ये आदमी बहुत सोच रहा है। और इसको मैं अगर राइटिंग से जोड़ूँ ना, क्यों आप कैसे फिलॉसफी झाड़ नहीं रहे हो, उसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, तो उसको मैं राइटिंग से जोड़कर अगर देखूँ कि कोई भी कैरेक्टर है, अभी के लिए मान लेते हैं कि रवि भाई एक कैरेक्टर है और उनकी एक फिलॉसफी है। अब फिलॉसफी तो दिखती नहीं है, फिलॉसफी को आप कैसे देख सकते? तो फिलॉसफी को देखने के लिए हम एक्शन में देख सकते कि एक कैरेक्टर जो एक टाइम पर उसके पास 2 रास्ते हैं और उन 2 रास्तों में से कौन-सा रास्ता चूज़ करता है। पहले आती है चॉइस, उसके बाद आता है एक्शन। और जब आप पीछे जाएँगे तो वो एक्शन से, किसी भी इंसान के एक्शन से उसकी फिलॉसफी अपने आप समझ में आ जाती है। सो व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ, इफ आई हैव टू डिकोड एज़ अ कैरेक्टर, कि आप रिसर्च किया, आपने कनाडा में पढ़ाई की, चीज़ें की, सबको आपने बोला कि भाई नहीं चाहिए मुझे। एंड नाउ व्हाट इज़ योर एक्शन? योर एक्शन इज़ हियर, यू आर मेकिंग दीज़ वीडियोस एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर अ जॉब। तो वो कहीं से भी झाड़ने वाली बात नहीं है, वो बहुत मतलब प्रूफ है उसका, उसके पीछे एविडेंस है कि भाई आदमी सिर्फ झाड़ नहीं रहा है, यू मीन व्हाट यू एक्चुअली प्रीच। नहीं, पर आम भाषा में तो यही बोला जाता है ना, जैसे हमारे खुद के पापा, मेरे पापा जो इस दुनिया में नहीं है, बट वो ये बोला करते थे कि ज़्यादा साइंस ना झाड़, अपनी साइंस अपनी लैब तक रख मुझे मत सिखा। तो पापा, मेरे पापा लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। आई एम श्योर आपके घर में भी लोग बोलते होंगे कि साइंस अपनी अपने पास रख, मुझे मत सिखा, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि वो खुद साइंस के आदमी थे। फनीली पर मेरे घर में ऐसा माहौल मम्मी पापा से तो नहीं रहा। अच्छा। मतलब ये ऑफ कोर्स मैंने रिश्तेदारों में सुना है, मैंने दादी से सर्टेन चीज़ें सुनी हैं, लेकिन मम्मी पापा के अंदर मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यार इस चीज़ को क्वेश्चन मत करो। उन्होंने हमेशा बोला है कि हाँ, देखो, मतलब व्हाट यू फील, तुमको जो ठीक लगता है तुम देखो। आपका जो चैनल है वो भी रैशनैलिटी को ही प्रमोट करता है। जो भी जितने कम वीडियोस अभी आपके चैनल पर हैं, जैसे एक वो गुल्लक वाला एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अच्छा, देखा आपने? वो गुल्लक तो मेरा फेवरेट शो है। मैं इसको चारों सीज़न बार बार हमारे घर पे चलता है, तो क्योंकि फैमिली के साथ आप बहुत ही चुनिंदा शोज देख सकते हो, तो उसमें से एक शो गुल्लक है, तो मुझे बहुत पसंद है। बेहतरीन मैं बताऊंगा, बेहतरीन मेकर्स राइटिंग को है। बताऊंगा ये बात आपकी, दे लाइक इट। हाँ, हाँ, आई बिल्कुल होप आई बिल्कुल। डोंट डिसअपॉइंट यू एंड आई एम स्टिल अरे नहीं कनेक्टेड। नहीं नहीं नहीं, यू हैव ऑलरेडी सरपास्ड माई एक्सपेक्टेशन सर विद दिस बुक। और मैं कोई ये प्लग इन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरा इंटरनल इमोशन है, क्योंकि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। और स्पेशली जो मेरा बचपन वाली जो एडोलसेंट टाइप की एज थी ना, उसमें मैंने बहुत पढ़ा है। राकेश मोहन से लेकर प्रेमचंद तो हम सब ने पढ़ा ही है। सब हिंदी में बहुत पढ़ता था, क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई है हिंदी मीडियम से हुई है पढ़ने से, इसलिए शायद थोड़ी हिंदी बेहतर है मेरी। पर इंग्लिश तो बाद में आई। इंग्लिश इज़ लाइक अ मौसी, पर हिंदी है माँ हम सबकी, एक तरह से जो हिंदी हार्टलैंड में रहते हैं ना। तो उस यू हैव ऑलरेडी सरपास द एक्सपेक्टेशन। तो आप मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे सरपास कर जाऊं, कि मैं ऐसा ना लगे कि भाई ये तो इंसान को कुछ नहीं पता, ये कहाँ नीरज पांडे के साथ बैठकर इंटरव्यू कर रहा है। हेलो एंड वेलकम नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉजिकल कास्ट पे, हमारे पॉडकास्ट में आपका आने के लिए और हमारा इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि भाई। मैं तो बहुत टाइम से आपके चैनल के वीडियोस देख रहा हूँ और मुझे बड़ा मन था कि मैं आपसे बात करूँ, और आज फाइनली हम कर रहे हैं। होपफुली दिस इज आवर फर्स्ट ऑफ मेनी वीडियोस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं तो आपका जब से आपके बारे में पता चला, मुझे अनफॉर्चुनेटली आपके बारे में बहुत समय से पता नहीं चला, ड्यू टू आई थिंक वो मेरी मैं कमी। गलती स्वीकार करता हूँ, वो मेरी गलती है। वो मेरे बारे में बहुत पता नहीं चल पाता है, वो मेरी तरफ से गलती है। हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में हमें पता चल जाता है पर हम पता नहीं लगाना चाहते, और कई लोगों के बारे में पता नहीं चलता जबकि हम पता लगाना चाहते हैं कि भाई तुम अब तक कहाँ थे। वही वाली बात है। तो मैं कहूँगा कि नीरज भाई तुम कहाँ थे। वही वाली बात है। तो आपकी किताब मैंने पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, दूर आसमान में। और सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे साथ हैं। अगर सौभाग्य जैसी कोई चीज़ होती है तो, वैसे मैं मानता नहीं हूँ भाग्य में, मेरे बट दिमाग में भी आया था पहला कि सौभाग्य। हाँ, ये कहने की बात है। ये मतलब एक लिंग्विस्टिक
बेड़ियों से हम बंधे हुए हैं ना, कि हम तो कुछ चीज़ें बोल देते हैं, हम भले ही मानते नहीं मानते। लक बोलते हैं 50 बार, पर लक में नहीं मानता मैं तो एटलीस्ट। तो पर एक तरह से लिंग्विस्टिक टर्म्स में सौभाग्य हमारा कि आप यहाँ पर आए और आपसे बात करने का मौका मिला। तो आपकी जो बेहतरीन किताब है दूर आसमान में, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और उस किताब की जो मिलन, जो मेन किरदार है कहानी में, जी हाँ, उस किरदार के की जो जर्नी है, उसकी एडोलसेंस से, किशोरावस्था से लेकर आगे तक की, और वो जो देखता है अपने आँखों के ज़रिए इस दुनिया को, उसके थ्रू आपने पूरी कहानी बताई है। और आई एम जैसे अज्यूमिंग कि ये काफ़ी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा होगा, कि जैसे आप ग्रो अप हुए और जो आपने अपने आसपास में देखा या दूसरे लोगों के थ्रू देखा, शायद उसके थ्रू आपने एक कहानी कही है। तो जैसे इस कहानी में कहा गया है कि जैसे हम अपने वीडियोस में बताते हैं, लंबे लंबे बोरिंग वीडियोस में, कि अंधविश्वास के बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में, डॉगमास के बारे में, पाखंड बाबाओं के बारे में। इनफैक्ट आपने मैं आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस, स्पॉइलर अलर्ट, सीमन रिटेंशन की बात करी है जो हमने वीडियो बनाया उस पर अंकित भाई के साथ। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉमनली आस्क्ड FAQs हैं ज़िंदगी के, जो जनरली लोग अभी भी मानते हैं, पूछते हैं, तो इन सबको एक किरदार की नज़र से आपने दिखाया है। तो कितना आपकी ज़िंदगी के करीब है और कितना दूर है, ये थोड़ा बात कर लेते हैं इस बारे में। तो रवि भाई, कोई भी इंसान जब किताब लिखता है, और स्पेशली जब पहली किताब लिखता है, और तो उसके सर पर किसी ने बंदूक नहीं लगाई होती कि चल लिख। वो लिखता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा उबल रहा होता है जो उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो उस सिचुएशन में लिखता है जब उसको लगता है कि यार आई एम हेल्पलेस, आई कांट नॉट राइट। तो ये उस सिचुएशन में ही लिखी हुई किताब है, और ये पहली किताब है। और डेटा भी ये सजेस्ट करता है कि 70%, 60 to 70% जो पहली किताब किसी भी राइटर की होती है, वो उसके जीवन से आती है। वो किसी भी फॉर्म में आए, वो किसी भी तरह से उसकी पैकेजिंग होकर आए, पर उसके जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उस राइटर के होते हैं। और ये भी दूर आसमान में के लिए भी ये बात लागू होती है कि आई थिंक 60 to 70% जो चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ से आती हैं, मेरे सवालों से आती हैं, मेरी क्यूरियोसिटी से आती हैं। और एक्चुअली कि ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो किताब की जो भी जर्नी है, आप जब भी ख़त्म करेंगे आपको समझ में आएगा कि जहाँ तक वो कैरेक्टर पहुँचता है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसे पहुँचे हैं का जवाब देने की प्रक्रिया में लिखी गई किताब है। जैसे इसका जो पहला ड्राफ्ट था, दिस इज आई थिंक द थर्ड ड्राफ्ट दैट गॉट पब्लिश्ड। पहला ड्राफ्ट जब शुरू होता है तो उसमें उसकी शुरुआत वैसे होती थी कि जब भी ये कोई मुझसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो मैं अपने अतीत में वापस चला जाता हूँ। तो इट स्टार्टेड विद दैट। द लास्ट, आई मीन थर्ड ड्राफ्ट विच गॉट पब्लिश्ड, इसमें वो चीज नहीं है, बट इट वाज अ क्वेस्ट टू आंसर why and how I have reached this place in my life, because ये जहां से शुरू हुआ था ये वो जगह नहीं है। और वो लगातार बुनते आप अपने एक्सपीरियंसेस लेते हो। और फिर चूंकि मैं काम भी राइटर वाला ही करता हूँ, मैं राइटर ही हूँ लाइफ में भी, तो अपने आप क्राफ्ट भी उसमें आता है और एक फिक्शन का एक एंगल आता है। फिर आप उसको गढ़ने लगते हो कहानी को, और करते करते वो एक जगह तक कहानी पहुंचती। इसमें मुझे बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो मुझे पसंद आई, और मेरे साथ चिपक गई वो लाइन्स, कि जैसे हर किसी को ओशो की ज़रूरत नहीं है, कि काफ़ी ज्ञान तो प्रेमचंद से भी मिल जाता है। कितनी सही बात है, मतलब कि ओशो को नहीं पढ़ने की ज़रूरत हर किसी को, क्योंकि प्रेमचंद भी काफ़ी हैं आपके लिए, पर आप किसी को तो पढ़ें। तो वही वाली बात है कि जो ये कैरेक्टर है मिलन, ये तो सबसे पहले अंधविश्वासों को, डॉगमा को बिल्कुल शिद्दत के साथ पकड़ के चलता है कि यार मैं इसको करूँगा ना तो मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा और आगे तक मेरी प्रगति होगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ये देखता है कि ये सब मैं कर तो रहा हूँ और शिद्दत के साथ कर रहा हूँ, सभी कुछ पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में भी जा रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि और जो मैं पाप कर रहा हूँ, क्या भगवान देख रहे हैं पाप करते हुए मुझे? तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना उस बच्चे की, वो शायद हर किसी बच्चे में आती होगी, बट उसे दबा दिया जाता होगा बचपन के साथ ही कि भाई चुप रहो, ऐसे बकवास सवाल मत करो। तो आपको क्यों लगता है कि
कि जैसे जो बच्चों के मन में सवाल आते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है बुक का, जो बच्चा है वो जी। अपनी दादी को भी देख रहा है, अपनी मम्मी को भी देख रहा है, सभी से सवाल कर रहा है, पर उसको बोला जाता है कि क्यों बड़बड़ा रहे हो, चुपचाप सो जाओ। और उसको उसी दौरान बीमारी भी हो जाती है, पर वो सारी चीज़ों को तो भी समेटे हुए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्यों अक्सर हम अपने यंगर जनरेशन को या बच्चों को इस तरह से ग्रो नहीं करने देते, जो कि सबसे प्राइमल कैरेक्टर होना चाहिए कि यार तुम तो सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछोगे तो ग्रो कैसे करोगे। क्यों हम एक कुकी कटर मेंटेलिटी के साथ ही जीते हैं हमेशा कि भाई इसी तरह से तुम्हें जीना है और पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, उसके बाद तुम्हें शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं और फिर मर जाना है। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर चला आ रहा है ज़िंदगी का, इसी को हम फॉलो करे जा रहे हैं। ना हमें खुश रहना आता है, ना ही हम ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं। जो भी बच्चा रोता है तो कहते हैं क्यों रो रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। जी। तो इस तरह की चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता, ये मेरे अंदर हमेशा से उबलते हैं ये सवाल। तो आपका टेक जानना चाहूँगा। मैं इसमें इसको मिलन के कॉन्टेक्स्ट में और जो मेरा एक लिमिटेड अपना एक्सपीरियंस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बता पाऊँगा। तो बिल्कुल। वो ये है कि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने आस-पास देखा कि एक क्लेम किया जाता है किसी चीज़ को। अब वो बच्चे के लिए वो क्लेम बहुत एक टॉफ़ी मिलेगी वाला क्लेम भी हो सकता है कि तुम ये कर लोगे तो ये तुमको टॉफ़ी मिलेगी। अब वो बच्चे ने वो किया और उसको टॉफ़ी नहीं मिली। फिर उन्होंने बोला कि 1 सेकंड, तुम ठीक से ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तुम इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर दोगे तो तुमको टॉफ़ी मिल जाएगी। अब वो 2 जी। चीज़ें ऐड करने की कोशिश की, वो नहीं मिली। तो हर बार जो भी आप कर रहे थे उसको या तो गोल पोस्ट शिफ्ट किया जा रहा था या फिर कि नहीं होने की एक्सक्यूजेस दिख रहे थे आसपास कि अरे यार कल तो तुम इतनी बात बोल रहे थे, अभी मैं ये लेके आया। अब मैं अगर बच्चे के मन से इसको देखता हूँ तो बच्चा बोलेगा ना, अरे यार क्या बेवकूफ बना रहे हो यार तुम ये। तो आई थिंक वो आसपास इतने कॉन्ट्राडिक्शंस दिखने शुरू हुए मुझे मेरी लाइफ में कि 1 सेकंड, ये तो बोला जा रहा है कि ये ऐसा है, पर जब ये लोग चले जाते हैं तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं एंड दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। जैसे मैं एक सवर्ण हिंदू परिवार में पैदा हुआ लड़का हूँ, जिसके घर में जब मैं पीछे देखता हूँ तो छुआछूत था और यही बात भी की जाती थी कि भगवान सबको बराबर नजर से देखता है। तो सही। कॉन्ट्रडिक्शन तो सामने है ना कि जब कोई आदमी, मुसलमान आदमी आ रहा है और उसको आप पानी दे रहे हो, जबकि अच्छे दोस्त हैं, दोस्त अच्छे हैं। माई आई थिंक विलेज है 60% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। आप उसको पानी दे रहे हो, वो पानी पी लेता है तो उसके ग्लास में आप जलती हुई राख डालते हो कि अब ये शुद्ध हो जाएगा। हाँ, अब ये शुद्ध हो जाएगा। और हमारा घर आखिरी घर था, हमारा जो ब्राह्मणों के मोहल्ले का आखिरी घर था और हमारे सामने जितने लोग रहते थे वो देवर नॉट, वो शोषित थे एक्चुअली। तो वो चीजें सामने सामने दिखती थी मुझे। तो मैं कहता था यार ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरी चीज, दादी के पास औरतें आती थी आसपास की पूछने की कि मैया अमावस्या कब खत्म हो रही है, पूर्णिमा कब खत्म हो रही है, ये दान में हम क्या दें। तो दादी बताती थी और मैं घर में देखता था यार ये तो बहुत साधारण महिला है, ये इनके पास ये अथॉरिटी कहाँ से है कि ये भगवान से बात करके ग्रह नक्षत्रों के बारे में चीजें बता रही हैं दादी को। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सामने थे। तो आई थिंक वो, और ये हमेशा से रहा कि मैं जब तक पूरी तरह से चीजें मान नहीं लूंगा, इन रेट्रोस्पेक्ट नाउ आई एम थिंकिंग, अगर मैं पूरी तरह से चीजें मान नहीं लूंगा तो पूरी तरह से मैं उससे बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। मतलब ये मुझे बाद में समझ में आया। तो मैंने पूरी तरह से चीजें मानी कि हाँ यार करके देखते हैं ना। वो प्यार से आप सबसे ज्यादा दूर भागते हो जो आपने सबसे ज्यादा शिद्दत से किया हो, जब वो खराब होता है तो। सही, तो बिल्कुल सही बात है। आई थिंक इस तरह का कुछ रहा और वो लगातार चलता रहा चलता रहा चलता रहा। क्लेम पे क्लेम मिलते गए, कॉन्ट्रडिक्शन दिखते गए और उसमें बहुत ज्यादा उस सामाजिक परिवेश का लेना देना है जहां मैं बड़ा हो रहा था 90s के बिहार में, जहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हर कम्युनिटी का अपना गुंडा पैदा हो रहा था, चीजें जर्जर थी, ट्रेन में कोई टिकट नहीं ले रहा है और बात कर रहे हैं कि भगवान सब देखता है। तो मैंने कहा भगवान ये नहीं देख रहा क्या कि टिकट नहीं ले रहे हो तुम लोग ट्रेन में। कहीं पे भी मतलब मैं जहां बड़ा हुआ वहां पे मर्डर हो जाना आम बात थी, महीने में 2 महीने में किसी, और ये सब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पे कॉन्स्टेंटली हो रही थी और आपका दिमाग लगता है कि 1 सेकंड, ये भगवान है तो इसको दिख क्यों नहीं रहा है, चलो मैं मान के देखता हूँ, इनको मान के देखता हूँ, ये करें। तो इस तरह से कहीं शुरू हुई चीजें। बिल्कुल सही। अब जब आप बता रहे हैं ना अपनी बात, तो मुझे भी याद आ रहा है कि हमारे घर में भी ऐसा ही होता था। और बल्कि आप राख की बात करें, हमारे घर में तो अलग कप और ग्लास हुआ करते थे कि साहब वो आए हैं तो उनके लिए अलग कप में चाय बनेगी, अलग कप में पानी दिया जाएगा, अलग गिलास में पानी दिया जाएगा, काइंड ऑफ ए थिंग। क्योंकि वो होता है हमेशा छुआछूत, और अभी तक गांव में तो अभी तक होता है। गांव में आप जाएंगे अगर हमारे तरफ, तो ऐसा सबसे कोई आपको नहीं जानेगा तो कहेगा कि कौन
कौन सी जात के हो आप सबसे पहले पूछेगा, तो उस हिसाब से आपका डिटरमाइन किया जाएगा कि आपको सेम ग्लास में पानी मिलेगा या दूसरे ग्लास में पानी मिलेगा। तो ये तो ये रच शहरों में भी रच है रवि साहब, ये हाँ, शहरों में शहरों भी में भी है। है। यहाँ पे बस सरनेम पूछ लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। पूरा नाम ढके बताइए छुपे जरा। हाँ, ढके छुपे तरीके से है, बिल्कुल, पर है। और लोग थोड़ा अब शर्मा शर्मा कर करते हैं, बट करते कम हो गया है थोड़ा, मैं कहूँगा शायद कुछ हद तक कम हो गया, या दिखाना नहीं चाहते वो कि भाई, क्योंकि उनको लगता है कि रिग्रेसिव समझा जाएगा। जो भी है, जो भी रीज़न रहा हो उसका, पर एटलीस्ट कम हो गया है। दैट आई एम हैप्पी अबाउट कि भाई एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें कम हो गई हैं। और जब हमको होश आया समझने का, तो हमने कहा कि ये सब बकवास सबसे पहले बंद की जाए। एटलीस्ट इस तरह का समानता का अधिकार दिया जाए, साथ में बैठने का, और साथ में चाय कॉफ़ी पीने का अधिकार। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, राइट? कि कोई जी, आपके जी। सामने, और हमारे गांव में अभी तक ऐसा होता है कि कोई नीचे ही बैठता है वो इंसान, आपको हुँ, उसको कितना भी बोल दो कि आप हमारे साथ कुर्सी पर बैठिए, वो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पीढ़ियों से रच बस गई चीज़ कि हुँ, कि बैठना तो तुम्हें नीचे ही है, ऊपर नहीं बैठ सकते हो तुम। तो वो चीज़ आई डोंट नो कब तक, कितनी और जनरेशन्स तक जाएंगी, बट शुरुआत हो गई है। एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि भाई समानता की शुरुआत हो गई है, एटलीस्ट शहरों में। तो उतना हम धीरे धीरे ही सही, हमारे बच्चों तक, अगली जनरेशन्स तक शायद ठीक हो जाएगी चीज़ें, और ज़्यादा गांव में भी, क्योंकि गांव मतलब में ही असली भारत बसता है। जहाँ तक पिज़्ज़ा पहुँच गया है, वहाँ तक हम इक्वालिटी नहीं पहुँचा पाए हैं अभी तक, बहुत बेहतरीन लाइन है। वो है। और भारत बहुत में भी बेहतरीन। जैसे कल आई थिंक अंकित भाई से ही बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा था कि इंडिया में भी ना, जब हम किसी स्टूडियो में जाते हैं कहानी लेकर या कहानी पिच करके, या किसी कहानी पे काम चल रहा होता है, तो सडनली ये होता है कि यार ये इंडिया है क्या? ये तो 80s वाला इंडिया है यार, ये तुमने ये क्या कहानी लिखी है? बट वो 80s वाला इंडिया अभी भी एग्ज़िस्ट करता है, 70s वाला इंडिया भी एग्ज़िस्ट करता है, और ये 2024 वाला इंडिया भी एग्ज़िस्ट करता है एट द सेम टाइम, एंड वी डोंट रियलाइज़ बिकॉज़ हम अपने-अपने बबल में हैं। और इसका उल्टा भी सही है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये दिस इज अ वेरी इंडियन स्टोरी, ये दिस इज रूटेड इन इंडियन विलेजेस। मैं बोलता हूँ कि यार बैंड्रा है, बैंड्रा भी तो इंडिया का ही पार्ट है, बहुत छोटा है, लेकिन बैंड्रा भी उतनी ही रियलिटी है इंडिया की जितना गोरखपुर। तो इस इंडिया में भी ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस इंडिया की बात कर रहे हैं, और हम जहां से आते हैं हम उसकी ही बात कर सकते हैं। मतलब वो स्पेक्ट्रम पे वो चीज है कि जहां पे मैं और आप एक इंटरनेट कॉल चलाकर एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम उस इंडिया से आते हैं, और उसी में हमें इतना सारा डिवाइड दिखता है। यस, यस। पर आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करी, तो जहाँ तक मुझे बहुत लिमिटेड नॉलेज है, पर जहाँ तक मैंने देखा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा सेक्युलर और इक्वल इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सली इक्वल कोई और इंडस्ट्री नहीं है। जो जावेद अख्तर भी बहुत बार कह चुके हैं कि आप जी, जब किसी राइटर को लेंगे, किसी डायरेक्टर को लेंगे, या किसी एक्टर को लेंगे, आप उसका धर्म नहीं पूछेंगे कि भाई तुम शाहरुख खान को क्यों ले रहे हो, क्यों वो तो मुसलमान है। आप शाहरुख खान को इसलिए लेंगे क्योंकि शाहरुख खान एक बेहतरीन एक्टर है। आप जावेद अख्तर को इसलिए लेंगे क्योंकि जावेद अख्तर एक बेहतरीन राइटर हैं। तो यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना धर्म पूछा जाता है, ना जात पूछी जाती है, आपका काम देखा जाता है कि क्या आप काम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो बात मुझे मेरे अंदर तक चिपक गई कि क्या बिल्कुल सही बात कही है। कि जैसे गुल्लक की भी अभी हम बात कर रहे थे, तो जमील खान साहब जो इसमें हैं, वो मिश्रा जी बनेंगे तो वही बनेंगे, और इतना बेहतरीन मिश्रा जी बनेंगे। शाहरुख खान बनेंगे राहुल, बट राहुल के अंदर रच बस जाएंगे, या मोहन भार्गव बनेंगे। तो इस तरह से ऐसी चीज़ हमको कहीं और देखने को नहीं मिलती, इतनी बेहतरीन चीज़ जो कि इक्वालिटी काइंड ऑफ है, एटलीस्ट आउटसाइड से जो हम देख रहे हैं वो। तो आई थिंक ऐसा कुछ समाज में भी आए कि जो हम किसी को रखें किसी काम के लिए, तो हम उसकी जात और धर्म के हिसाब से नहीं, उसके काम के हिसाब से रखें, तो शायद ज़्यादा बेहतर होंगी चीज़ें। इसके रीजन है, ये फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा होना सिर्फ एक मतलब सिर्फ क्लेम नहीं है, इसके पीछे कई सारे रीजंस है। एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं ना, वो सब मीटर से बाहर थे। उन सबको वो फॉलो करना ही नहीं था जो एक्चुअली ट्रेडिशनली फॉलो हो रहा था, तो वो इस ट्रेडिशन को क्यों फॉलो करें ऑन अ फिलोसफिकल लेवल। दूसरी चीज, शहर का बड़ा योगदान है। मुंबई फाइनेंशियल सिटी है, यहाँ पे पैसा देवता है। तो अगर मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की कास्ट सिस्टम की बात करूं, तो इट इज नॉट द कास्ट सिस्टम दैट वी बोरो फ्रॉम ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, जो हमें ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम, वहां हमारा कास्ट सिस्टम है पेचेक, कि एक आदमी जो लाइट मैन है, वो 12 घंटे की शिफ्ट के लिए 2 घंटा पहले आता है, शिफ्ट खत्म होने के 2 घंटे बाद जाता है, और पैसा उसको सबसे कम मिलता है। और एक जो एक्टर है, उसने अपने फाइनेंशियल, क्योंकि बिजनेस है ना, आप
जितने व्यूज ला सकेंगे, आप जितनी भीड़ खींच सकेंगे, आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो कई बार क्या मतलब रेगुलरली ही ये होता है कि डिस्पैरिटी बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री में राइटर और एक्टर के ही पैसों में डिस्पैरिटी है। सही राइटर और सही लाइटमैन और स्पॉट बॉय, तो हमारा जो जाति वाली व्यवस्था है ना, हमने उसको फाइनेंस से जोड़ दिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मतलब उस लेवल पे हाँ। आपको देखने को नहीं मिलती है, आपको इस लेवल पे देखने को मिलती है। पर अगर इक्वल आपकी इसी बात जी जी अगर आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो जैसे आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जूही चावला या माधुरी दीक्षित को मेरे बराबर पैसा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अगर जूही चावला और माधुरी दीक्षित अपने जितना जितना ऑडियंस को मैं पुल इन कर सकता हूं, जो आपने व्यूज़ की बात कही, जी उतना ऑडियंस को शायद वो लोग अपने दम पर पुल इन नहीं कर सकते। यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच की बात नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई नीचाई की बात उन्होंने उस तरह से कहा कि यहाँ पर इक्वलिटी उस तरह से है कि कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मैं किसी मूवी की सक्सेस में कर सकता हूँ। अगर मैं एक 100 करोड़ की मूवी ला सकता हूँ सिर्फ अपने दम पर कि पोस्टर पर मेरा चेहरा है और मैं 100 करोड़ की पिक्चर बना सकता हूँ, तो आई डिज़र्व 20 करोड़ एटलीस्ट, ठीक है। और जी दूसरा और इनफैक्ट इट गोज़ विद द अदर साइड एज वेल। अगर माधुरी दीक्षित या जूही चावला या आज के दौर में जो भी अभिनेत्रियां हैं, अगर अपने दम पर 100 करोड़ की पिक्चर ला सकती हैं तो उनको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ये वही वाली बात है कि लाइट मैन जो काम कर रहे हैं वो बहुत क्रूशल है काम के लिए, बट लाइट मैन को अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उनको देखने कोई आएगा ही नहीं। सही अगर बात। कोई और एक्टर भी ले लिया जाए तो उस एक्टर को देखने भी नहीं आएगा कोई, तो हम्म। वो एक्टर भी उतना डिजर्व नहीं करता। तो ये आई थिंक उस परिप्रेक्ष्य से आमिर खान का जो एक इंटरव्यू है वो उस परिप्रेक्ष्य से इस बात को कहता है कि कितना इट्स प्योरली इकोनॉमिक्स, जैसा आपने बताया कि कितना या, मनी इन वर्सेस मनी आउट काइंड ऑफ अ सिस्टम है। या, जी। तो जैसे अब बात इस तरफ घूम गई है तो हम उस तरफ ही आ जाते हैं कि जैसे आप एक बेहतरीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं और इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं काफ़ी पास की नज़र से। तो अगर जैसे और ये एक सेल्फिश सवाल हो सकता है, पर मेरे जैसे अगर कोई लोग हैं जो राइटर माइंडसेट रखते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए राइटिंग की? और राइटिंग तो खैर बहुत बाद में आती है, इतना तो मैं भी बता सकता हूँ, पर क्रिएटिव माइंडसेट या क्रिएटिव माइंड डेवलप करने की शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे हम अपने आप को उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं? इसका एक वर्ड जवाब तो है कि क्यों। आप क्यों पूछना शुरू करना पड़ेगा कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। बिल्कुल। और अगर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, तो आप जब राइटर बोल रहे हैं तो यू टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल राइटर हु वर्क्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, इज दैट द कॉन्टेक्स्ट? इवेंचुअली यस, बट जैसे कोई राइटिंग करना शुरू करता है तो अल्टीमेटली उसका गोल यही होता है, बट शुरुआत वो करता है शॉर्ट स्टोरीज से, कहानियों से, कविताओं से, गानों से, वहीं से शुरुआत करता है। तो ये शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ। इवेंचुअल गोल तो कहीं बेस्ट मोनेटाइजेशन ही होगा उसके, कहाँ पर बेस्ट उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। तो ये जरा ड्राइविंग के हिसाब से इसको समझते हैं कि जब हम ड्राइविंग करना सीखते हैं तो राइटिंग वैसा ही है कि आप जब शुरू में बैठे तो आपको बताया गया कि ये ब्रेक लगाओ, ये क्लच, मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं इसमें टेक्निकलिटी थोड़ा तो एक्सीलरेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है और ऐसे गाड़ी चलती है। तो आप जब पहले चला रहे हैं तो बहुत कॉन्शियस है कि एक सेकंड यार कहीं ठोक ना दूं। वो सड़क पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, वो दिख रहा है आपको कि यार उसमें ना ठोक दूं, और पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है जहां आप ड्राइव कर सकते हैं वो आपको नहीं दिख। धीरे 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 विद प्रैक्टिस आप एक हाईवे पे भी चला रहे हो, एक भरी हुई सड़क पर भी चला रहे हो, एक ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक भरा हुआ है उसमें भी आप चला रहे हो, तो आप स्किल्ड हो गए। सेम गोज विद राइटिंग। 2-4 टूल्स है। एक तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको, जैसे आप एक वैरायटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह का लिखा हुआ पसंद है पढ़ने में। वो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा वैसी और चीजें पढ़ने के लिए। एंड देन यू स्टार्ट टू नोट डाउन योर थॉट्स फर्स्ट। राइटिंग इज नथिंग बट मेकिंग थिंग्स अप मैच्ड विद योर थॉट्स शुरुआत में। तो आप अगर किसी की कहानी, अगर आपको कहानी लिखनी है, अगर तो आप मैं करके ही लिखो, फर्स्ट पर्सन में लिखो पहले कि यार आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, पर हाँ ठीक है, पर उस बात में उसने कॉफी लेकर वो मेरे पास आ गया और उसने बैठ के बात कर ली तो मेरे मन से ये बात निकल गई और मुझे ठीक लगा। इतना भी अगर आप लिख रहे हो और रेगुलरली लिख रहे हो तो धीरे 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 धीरे
आप अपने इमोशंस को समझने लगो, और वो आप पढ़ते रहोगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ मुझे पसंद है, ऐसा लिखा हुआ मुझे नहीं पसंद है। जैसे मुझे बहुत कई क्लासिकल राइटर्स हैं जो मुझे नहीं पसंद है, मुझे थक जाता हूँ मैं पढ़ते पढ़ते कि अरे यार ये बहुत अच्छा होगा, मुझसे नहीं हो रहा है। और फिर कई बार मैं कोई किताब उठाता हूँ और मुझे लगता है यार ये तो मजेदार है, ये उतनी पॉपुलर नहीं है पर ये बहुत मजेदार है। तो वो मेरा सुर है। उसको समझने का एक तरीका और है कि आप अपनी 5 फिल्मों की लिस्ट बनाएं, फेवरेट फिल्म्स। आप देखेंगे कि 3 से ज्यादा में एक पैटर्न होगा। जैसे एग्जांपल, एक काम करते हैं, आप अपनी 3 फेवरेट फिल्में बताइए। मेरी पैटर्न तो सीधे निकल कर आ जाएगा। मेरी 3 फेवरेट फिल्में हैं। समझदार आदमी पता से बात करने का ये नुकसान है, देयर इज नो स्पेस फॉर मैजिक। नहीं नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि इतनी सारी मूवीज़ हैं, मैं कौन सी 3 फेवरेट बताऊँ। मैं तो पगला जाऊंगा 3 बताने में। पर चलिए, फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। मेरी 3 फेवरेट फिल्में हैं लगान, स्वदेश और दिल चाहता है। ये मेरी 3 फेवरेट फिल्में हैं, उस हिंदी फिल्मों के जॉनर की बात करें। ठीक है, 2 और बताएं। सोचने में पड़ गया मैं, क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ आ रहा है ना। आई एम अ मूवी बफ एक्चुअली, मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ मेरी फेवरेट मूवीज़। एक मुझे गोलमाल बहुत पसंद है, जो कॉमेडी है, अमोल पालेकर वाली। और जाने भी दो यारों, ये मैं चुनूंगा उसमें। इन पांचों में क्या पैटर्न दिखता है आपको? कुछ पैटर्न? पांचों में बेसिक पैटर्न जो मुझे दिखता है मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, क्लियर स्टोरी टेलिंग, या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया, या फिर समाज को बदलने की एक सोच बेसिकली। थर्ड वन आई फाइंड इज मोर क्लोज टू यू। और अब जब आप किताबें भी पीछे देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड अ पैटर्न ऑफ सिमिलर बुक्स, मेजॉरिटी। जी सो दैट इज द बेस्ट वे टू नो योरसेल्फ कि आपको लिखा होगा यार दस्तोस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट, मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे साजन अच्छी लग रही है फिल्म, मैं वो देखूंगा। तो अपने आप को समझना, राइटिंग दूसरे को इंप्रेस कर रहे हैं कि चीज तो बहुत बाद में है, जब आप पैसा इन्वॉल्व होता है तब। ये अपने आप को समझने का टूल ज्यादा है। जैसे अगर इस कॉन्वर्सेशन में रवि भाई से मेरी बात हुई और कोई बात मुझे बुरी लग गई, तो एज अ राइटर मेरा जॉब यहीं खत्म नहीं होता है कि यार मेरे को तो बुरी लग गई बात। मैं बैठूंगा, बोलूंगा ऐसा क्या ट्रिगर किया उस कॉन्वर्सेशन ने, उस हल्की सी कॉन्वर्सेशन ने, कि मुझे बुरी लग गई। ऐसा क्या मैं अपने अंदर कैरी कर रहा हूँ, या मेरे क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, या मेरे क्या बायसेस हैं जिसको उस बात ने ऐसे हिट किया। देन यू स्टार्ट टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, एंड व्हेन यू स्टार्ट टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, you start to get the understanding of a character who is sitting next to you or the story you are writing. ये बहुत कॉन्शियसली चीजें चलती हैं कुछ सालों तक, फिर धीरे धीरे आप बोलते हो कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो, now I want to have fun. But when you are having fun this time after 5 years, you are also this person who has done this. तो वो क्राफ्ट आपका अपने आप चिपक कर आपके फन में आ जाता है, और फिर आप अच्छी कहानी कह पाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और इससे मुझे खुद मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का किसी भी तरीके से। क्योंकि एक ऐसा समय हुआ करता था जब मैं बहुत लिखता था, बहुत। अब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो सारी राइटिंग्स कहाँ चली गई। क्योंकि जब और मेरी उम्र ऐसी नहीं थी लिखने की। बचपन में ना हमारे पास फ़ोन हुआ करते थे, ना हमारे पास कुछ हुआ करते थे। हमारे पास फिर एक नोटबुक हुआ करती थी, जो 5-10 रुपए की नोटबुक हुआ करती थी ना, उसी में लिखते थे। उसी में जो भी पेन आता था 2-3 रुपए का, 2 रुपए वाला, उसी से लिखते थे। और वो समय के साथ वो सारी नोटबुक्स ना उसको डिजिटलाइज कर पाए, क्योंकि तब तक वो सब छूट गई थी। तो लिखा बहुत है बट दिखाने को कुछ नहीं वाली बात है। तो अब मैं ज़रूर शुरू करना चाहूँगा। इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है आप जैसे लोगों से, जिनसे भी मैं बात करता हूँ, हर बार मैं कुछ नया सीखता रहता हूँ। तो शायद उससे कुछ डेवलप होगा समय के साथ। जो अपनी दबी हुई कहानी है पिछले 20 बचपनों की, शायद उससे कुछ समझ में आए कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज से शुरुआत की जाए, कुछ लिखा जाए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। जैसे आपने कहा ना, मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि सिर्फ अपने लिए लिखो, किसी के लिए नहीं। हाँ, वो तो अपने आप लोग पढ़ लेंगे। अपने लिए कुछ खिलौने बना रहे थे, कोई आया, उसने देखा, अरे खिलौने अच्छे लग रहे हैं, हमारे लिए भी बना दो। तो हमने कहा ठीक है, ले आओ, बना देते हैं। और फिर जब चेक आया तो हमने कहा इसके पैसे मिलते हैं। अरे यार ये तो ये वैसे ही होता है। वीडियो बनाना भी जब मैंने शुरू किया था तो मैंने इसलिए किया था कि भाई वीडियो बनाऊंगा, ऐसे वीडियो जो मुझे देखने हैं,
सिर्फ मुझे देखने हैं, और भले ही कोई ना देखे मैं तो देखूंगा ही। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भाई वीडियो बनाते बनाते लोगों को लगा कि हाँ अच्छा बना रहे हो, इस पर बनाओ। तो फिर वो एग्जैक्ट सेम बात है कि खिलौने बनाते बनाते कि ये भी बना दो भाई, वो भी बना दो, तो इस तरह से चलती रही ज़िंदगी। शायद यही हर राइटिंग के साथ भी यही होता होगा, आई डोंट नो, शायद आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उस चीज़ नहीं, को। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे ये जानना है आपसे, आप जैसे ये पूछ रहे हैं, आपने बोला कि अपने लिए वीडियोज़ मैं बनाना मैंने शुरू किया। तो एक तो आपके घर का माहौल कैसा है रैशनैलिटी को लेकर? आस-पास कैसा माहौल है? और दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा क्रिटिसिज़्म क्या है ऑनलाइन? घर का माहौल तो एक्चुअली इट वाज मिक्स्ड माहौल। मेरे घर वाले कभी भी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते थे। मेरे पापा हुँ, मम्मी जो थे, कभी भी ऐसा नहीं था हमारे घर पे कि कोई पूजा अर्चना चल रही है या कुछ ऐसे धागे वागे बांधे जा रहे हैं। हम लोग त्यौहार मनाते थे, हुँ, जो लिमिटेड पूजा घर में होती है उतना करते थे और मस्त रहते थे बस। कि भाई ऐसा भी नहीं था कि रोज़ पूजा होनी है, जब हो गई पूजा अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी अच्छी बात है। तो ऐसा ही चलता आ रहा। तो मेरे मेरे पापा से, जो मैं शुरू में बोल रहा था शायद कॉन्ट्राडिक्शन रहे, कि पापा ने हुँ, बोला कि साइंस मत झाड़ो ज़्यादा घर में, पर पापा ही थे ऐसे जो बोला करते थे कि बेटा मानो उतना ही जितना झेल सको, कि हाँ, अंधविश्वास में या किसी भी चीज़ में उतना ही मानो जितना चल जाए ज़िंदगी में, उसमें उतना ना घुस जाओ कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी दोभर हो जाए। तो ये बात भी मेरे साथ चिपक कर गई कि भाई बचपन में भी जब माना ना तो ऐसी हार्मलेस चीज़ें मानी कि हुँ, जिससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए कि बस नाखून वो नहीं ज़िंदगी काटेंगे भर। मंगलवार को, हाँ, मंगलवार तो को नाखून नहीं काटेंगे बस। कि बस ऐसा हो कि बस वो हार्मलेस सी चीज़ हो, कि वो ज़िंदगी भर के साथ चिपक ना जाए। क्योंकि ज़िंदगी, वो हम आगे भी बात करेंगे उसकी, कि जो ज़िंदगी बचपन के साथ जो चीज़ें चिपक जाती हैं ना, वो उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है आगे तक, अगर आप उस पर काम ना करो तो ऐसा ही कुछ माहौल रहा घर में कि भाई ठीक है, जो करना चाहते हो करो, जो मानना चाहते हो मानो, बट एटलीस्ट समाज के दायरे में रहकर मानो। बस ये चलता रहा। हाथ यही से मत निकल बस। हाँ। मैंने कहा हाथ से मत निकल जाना बस। हाँ, हाथ से मत निकल जाना बस, जितना मानो। वही वाली बात है ना, जो किताब में भी है कि जैसे एक आपकी जो किताब है दूर आसमान में, उसमें भी मास्टर साहब आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या क्या बनना है तुम्हें? तो कहते हैं कि मुझे तो निकल जाना है। तो कहता है निकल जाओ, आज ही निकल जाओ, हिमालय पे चले जाओ, पर किसी को बताना नहीं है। तो वो मास्टर जी भी बदल दिए गए, आप देखिए। मानो उतना सही ही जितना जितना झेल सको, मतलब नमक स्वादानुसार। हाँ, और और इस तरह के जो उनका औकात बिलीफ हैं अच्छा है। वो औकात अनुसार बेसिकली ये है। तो इस सही। तरह का ही बेसिकली चलता रहा। तो शायद उससे थोड़ा शुरुआत हुई, और पढ़ना लिखना तो खैर जीवन से हुँ, ही चला आ रहा है कि क्या। और जो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो साइंस पढ़ लेता है ना, स्पेशली जो बायोलॉजी पढ़ लेता है और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ लेता है ना, उसका थोड़ा विश्वास वैसे भी इन चीज़ों में हो ही नहीं सकता चाह कर भी, क्योंकि तो वो देख रहा है आपको कि यार। हाँ, जी। सॉरी, 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 बोलिए आप। तो क्योंकि जितने भी रैशनलिस्ट हुए हैं ना बड़े बड़े दुनिया में, वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। रिचर्ड डॉकिंस से लेकर बाकी जो जो भी थे ना, वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, या एटलीस्ट साइंटिस्ट थे। कि उन्होंने देखा कि भाई हाँ, दुनिया ऐसे नहीं बनी कि बस चुटकी बजा कर तो या 6 दिन में या समथिंग। वो हम तो इवॉल्व रवि हुए भाई, हैं और हो रहे हैं। इवोल्यूशनरी जी। बायोलॉजी आपने पढ़ी है, तो मुझे ना ये चीज़ मैं भी एक टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है यार, दशावतार तो इवोल्यूशन ही है ना। पहले पानी में पैदा हुआ, फिर चीज़ें हुई। अगर मुझे आकर कोई ये बात बोलता है कि यार ये तो हमारे वेदों में पहले से लिखा था, देख लो ये दशावतार है और एग्ज़ैक्टली हाउ डू यू काउंटर दैट? एक्चुअली आई मेड मल्टीपल वीडियोस, और नॉट ओनली मी, मल्टीपल पीपल हैव मेड मल्टीपल वीडियोस। मैं तो बहुत ही छोटा क्रिएटर था उस समय पर और अभी भी, पर मैंने उसको काउंटर किया है। तो एक चीज़ होती है चेरी पिकिंग और रेट्रोफिटिंग। बहुत आसान है उसको करना। जो चीज़ हो चुकी है, जो हमारे सामने दस्तावेज हैं कि हुँ, भाई ये चीज़ हो चुकी है और इस तरह से हुई होगी। हुँ, अब एज अ स्टोरी राइटर मेरा काम क्या होगा, कि मेरा काम होगा उसको मैं किस तरह से रेट्रोफिट कर सकूं, जो साइंटिफिक थ्योरी है उसको मैं कैसे अपने बिलीव्स के साथ लगा सकूं साइड बाय साइड। अब मैं हुँ, ये नहीं कर रहा, मैं ना किसी पर आक्षेप कर रहा हूँ, ना मैं उंगली उठा रहा हूँ, बट ऐसा हर धर्म में, हर पंथ में, हर जगह पर
हर जगह पर हुआ है कि उन्होंने, जैसे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ओवर ऐसा हुआ है कि उन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज जैसे जैसे डेवलप होती रहीं उसमें उन्होंने रेट्रोफिटिंग करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई ग्रीक गॉड्स भी इसी तरह से आए होंगे और ऐसे ही इंडिया में भी ऐसा हुआ, मुस्लिम धर्मों के साथ भी ऐसा हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी रेट्रोफिटिंग करती हुई। तो रेट्रोफिटिंग जो है वो बहुत बेहतरीन टूल है कि आप उसको उससे किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब आप दशावतार वाली बात कर रहे हैं ना, तो दशावतार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो उससे उसको जस्टिफाई किया जाता है कि पानी में लाइफ डेवलप हुई, तो ऐसा माना जाता है कि पानी में लाइफ डेवलप हुई, पर ऐसा कोई सिंगल सेल अवतार तो नहीं है जो सबसे पहला अवतार होगा या तो उसको क्या है, किसी ना किसी तरह से जो बात हमको जम गई वो हमने जस्टिफाई कर दिया, रेट्रोफिट कर दिया। जो बात हमें नहीं जमी हमने कहा कि ये साइंस बेकार है, ये साइंस गलत है, ये साइंस मिलावटी है। तो इस तरह से एक्चुअली चीज़ों को किया जाता है। छोटा आंसर इसका ये है। ठीक है, हम इस लिंक में वीडियो नीचे लिंक में हम डाल देंगे, आपके उस वीडियो का भी लिंक दशावतार वाला जो है, एंड पीपल हु आर इन दे कैन वॉच इट। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए हैं इस बारे में कि क्या ये एक्चुअल सिमिलरिटी है या जस्ट कोइंसिडेंस है। जैसे आई थिंक प्रणव ने भी इस पर वीडियो बनाया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर मैंने इस तरह के वीडियोस पहले भी देखे हैं। और हाँ, प्रणव ने वीडियो बनाया है, प्रणव साइंस इज डोप वाले जो भाई हैं, उन्होंने भी इस पर एक वीडियो बनाया। तो आप मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, जो भी मुझे मिलेगा तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये। तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बचपन की, या जो हमारे प्राइमरी बिलीफ्स थे शुरुआत से, जैसे हमने होश संभाला कि जो मापदंड बचपन में बन जाते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी, उनका जवानी में छूटना मुश्किल है अनलेस यू वर्क ऑन इट, कि आप कुछ पढ़ाई लिखाई करें या कुछ सोचना शुरू करें। जैसे जावेद अख्तर कहते हैं कि क्यों एथिस्ट बना मैं, क्योंकि आई थिंक, उसका बस 2 वर्ड का आंसर है आई थिंक वाला, तो वो बहुत बेहतरीन आंसर है। तो जो सोचना ही नहीं शुरू करता वो नहीं चेंज होता, सिंपल सी बात है। तो आपके क्या बिलीफ रहे बचपन में और उनसे आप क्या पूरी तरह से निकल पाए हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको कैसे देखते हैं अपने बिलीफ्स को इस टाइम पर? मुझे लगता है जब मुझे समझ आया कि मैं इससे पूरी तरह से बाहर निकल चुका हूँ, उससे एक्चुअली बहुत पहले निकल चुका था मैं। तो ये नहीं था कभी कि ये रिलीजन चल रहा है, रिलीजन यहाँ खत्म हुआ और फिर अब मैं एथिस्ट हो गया। मैंने इंटरेस्टिंगली अपनी लाइफ में 14 साल की उम्र में भी नास्तिकता महसूस की है, और फिर मैं 16 साल की उम्र में आस्तिक बन गया हूँ, और फिर मैं 20 साल की उम्र में मैंने नास्तिकता महसूस की है, और फिर मैं अब वो फाइनली जो चीज बची, जो नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं, वो हो चुका है। वो मतलब कई सालों पहले हो चुका, क्योंकि इतनी घाट घाट का पानी पी लिया मैंने अलग अलग जगहों पे जाकर देखकर। मुझे शुरू में यही लगता था, मतलब इट्स वियर्ड कि मुझे एक टाइम पे लगता था कि यार मैं भी तो भगवान हूं ना। अगर बच्चे के अंदर भगवान होता है तो मैं बच्चा हूं, तो मेरे अंदर भी भगवान है। और अगर मेरे अंदर भगवान है तो अब टीवी पर आप श्री कृष्णा देख रहे हो या रामायण देख रहे हो, उन बच्चों को भी, जब राम बच्चे थे या कृष्ण बच्चे थे, तो उनको पता नहीं था वो कृष्ण क्या वो विष्णु के अवतार हैं। बाद में उनको बताया जाता है कि भाई तुम अवतार हो। तो मुझे तो इतना ज्यादा डिविनिटी मेरे अंदर थी कि मुझे लगता था कि एक दिन पता चलेगा कि मैं किसका अवतार हूँ। तो एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम लैक ऑफ समथिंग। आसपास इतनी चीजें जब दिख रही थी कि इतनी चीजें हो रही हैं, सब मुझे लग रहा था यार ये तो नहीं हो सकता। सबकॉन्शियसली मैं शायद रेट्रोफिट कर रहा हूं अभी, बट लगता था कि सिर्फ ये तो आंसर नहीं हो सकता। जो इतनी दुनिया में इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो होगा। चलो ठीक है, मैं हनुमान जी का एक टाइम पे भक्त बन गया। मैं हनुमान चालीसा रोज 7 बार पढ़ रहा हूँ, रोज मतलब हर मंगलवार को 7 बार पढ़ रहा हूँ। एक टाइम पर फिर मुझे पता चला कि अरे हनुमान जी तो शिव का अवतार है। तो फिर मैंने कहा कि यार डायरेक्ट बात करते हैं। फिर मैं शिव जी की पूजा करने लगा, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। तो उसमें मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, अलार्म लगा के जाता था, फूल वूल चुन के लाता था, धोती पहन के पूजा करता था, और घर में लोग सो रहे हैं। जिस दिन 5 मिनट लेट हुआ, मुझे लगता है अरे आज मैं लेट क्यों हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये शिव एक्चुअली शक्ति का अवतार है। तो मैंने कहा फिर ये तो गलत बात है, डायरेक्ट बात तो करते हैं जरा। फिर मैं दुर्गा माँ का भक्त बन गया। अब इन चीजों के साथ साथ प्रेमचंद लाइफ में आए, विवेकानंद लाइफ में आए, और सारे जब लोग आए तो अलग अलग जगहों से क्वेश्चन भी आते रहे। और आई थिंक जो फटा है वो ओशो के आने के बाद, कि एक सेकेंड, मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरे आसपास लोग गोल गोल घुमा रहे थे, पर ये जवाब दे रहा है आदमी। आई कैन टॉक टू दिस पर्सन, ये जवाब दे रहा है।
तो वहां से पकड़ते देन ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत वल्नरेबल होते हो आप, समटाइम्स यू नीड सर्टेन सपोर्ट कि यार मुझे कोई बता दे कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इसका कोई मतलब है, या फिर ये जो वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, मुझे बहुत बाद में पता चला कि डायग्नोज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो डिप्रेशन है या नहीं है, बट बहुत बाद में जब मैं डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को समझने लगा, मुझे लगा कि शायद वो सिम्टम्स थे मेरे अंदर। एक टाइम पर आई वाज गोइंग थ्रू दोज थिंग्स वेयर आई एम जस्ट क्राइंग, मुझे सोने में डर लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, और उस टाइम पे कोई आके बोलता है कि ये बेटा चूरन खा लो इससे ठीक हो जाएगा, मैं बोलता हूँ ठीक है यार लाओ देखते हैं ना। यस। तो ये मेटाफर था ऑफ कोर्स, ये जो मैंने बोला कि चूरन खा लो, बट वो चूरन अलग अलग जगहों पे मैंने रेकी से लेकर सदगुरु से लेकर टेरो से लेकर अलग अलग जगहों पर, एंड माई, और इसके साथ साथ एक लेयर चल रही है क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन की कि यार ये हो तो रहा है पर ये कैसे हो रहा है, आई वांट टू नो कि ये कैसे हो रहा है, ये चीज जो हो रही है। और आप धीरे धीरे जाते हो और सडनली सट करके एक दिन बाहर निकल जाते हो कि यार आपको पता है कि ओ ये तो झूठ बोल रहा है आदमी, सदगुरु के 10 वीडियोस हैं उसमें से 3 में तो भाई साहब झूठा क्लेम कर रहे हैं, 7 चीजें जो मुझे ठीक लग रही थी कि हाँ ये बात सही है, लॉजिकल है, इंग्लिश भी बोल रहा है, कपड़े भी ठीक पहने हैं, आपको वो माहौल दिया जाता है, फिर आप साइकोलॉजी थोड़ी समझने लगते हो। और आई थिंक फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि आई बिकेम अ राइटर, तो साइकोलॉजी से थोड़ा रिश्ता जुड़ गया, चीजें जुड़ गई, जबकि हमारी इंडस्ट्री में सुपरस्टिशन बहुत है बिकॉज इनसिक्योरिटी बहुत है, तो वो भी है, वो भी साथ साथ चलता है। तो आई थिंक क्वेश्चनिंग ही रहा है, और अब मुझे फाइनली लॉकडाउन के दौरान, मतलब मेरे घर में भी पता है, इनफैक्ट मेरे घर में भी my mom doesn't know it yet, but she is also an atheist, I feel. She does all the things because of social prejudice and things, you know, ये मैं publicly बोल रहा हूँ पर ठीक है। और पापा का भी होता है ठीक है ना यार, मतलब वो वैसा हो जाता है कि सामने वाले लोग बोल रहे हैं तो 4 चीजें कर लो, बट आई डोंट सी दैट बिलीविंग वेरी स्ट्रांगली इन इट। तो क्वेश्चन चलता रहा, और आई थिंक ऑफ कोर्स आसपास जैसे लोगों से मैं मिला, जिन लोगों से मिला, और इसका दूसरा एक्सट्रीम भी है। मुझे एक टाइम पे मेरे दोस्त लोग जब बैंगलोर में था मुझे बोले कि यार नीरज तुम लेफ्टिस्ट हो यार, मैंने बोला अच्छा बताओ जरा क्या होता है, बिकॉज यू वांट टू आइडेंटिफाई विद समथिंग, यू डोंट हैव आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, सो यू वांट टू कि यार बताओ ना, अच्छा मैं ये हूँ क्या यार, ओह अच्छा ऐसा लिख रहा हूँ मैं, बताओ जरा क्या है। फिर मैं 1-2 मीटिंग्स में भी गया, लेफ्ट की मीटिंग्स में, बैंगलोर में जो है ना वो रिसर्च सेंटर, व्हाट इज SI, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, SCI, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, IISc। हाँ, तो वहाँ के कुछ दोस्त बने, फिर 1-2 मैं मीटिंग्स में भी गया, और वहां पे जाने के बाद उनमें भी मुझे वही बातें दिखी जो बातें मुझे बाकी रिलीजन में दिख रही थी कि यार एक सेकंड, आपने ये 10 बातें की हैं, उसमें से 7 बातें सेंस बना रही हैं, और 3 बातों पे जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो तुम डॉज कर रहे हो, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड। तो मेरा वहां से भी वो हो गया। तो आई हैव ऑलवेज सीन माई सेल्फ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड देन डिटैचिंग पूरी तरह से कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ। तो वो मुझे लगता है वो अकेलापन ही लिखा है जीवन में। तो हाँ, नहीं आई होप जो दैट आपने बताई ना, आंसर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल आंसर इट। तो वही जो आप बोल रहे थे ना कि लेबल बना लेते हैं हम लोग, कि भाई लेबल चिपकाने हैं हमें, हम सबके अंदर में एक लेबल मेकिंग मशीन है, और हम सब लेबल चिपका रहे हैं हर किसी पे कि तुम ये हो, तुम लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो। और वी एक्चुअली और हम सबके अंदर में एक जज भी बैठा है साथ में, वो जिसके अंदर में मैं बहुत जोकिंगली बोलता हूँ कि हर किसी के अंदर से एक इनविजिबल, एक वो वाइट वाला जज वाला जो विग होता है ना और चोगा होता है, वो आ जाता है कि तुम ये कर रहे हो क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो, और तुम ऐसा सोचते हो इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो लाइक गोज विथ बोथ वेज, कॉज एंड एक्शन एज कॉज, दोनों के केस में ये बात होती है कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें, और फिर उस पर लेबल चिपका दिया जाता है बाद में कि तुम ऐसे हो। तो ऐसा शुरू से हमारे साथ होता है। और जो एक दूसरी बात आपने कही वो भी बिल्कुल मैंने देखी है अपने जीवन में कि भाई लोग करते हैं क्योंकि डरते हैं इसलिए करते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई समाज का डर है, जात बाहर कर दिए जाने का डर है कि भाई नहीं करोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, जो बहुत पुरानी कहावत है, हुक्का पानी बंद हो जाता है, लोग साथ में बैठना बंद कर देते हैं। जो गांव चौपाल में बैठा करते थे साथ में, अगर कोई एक चीज़ पर भी सवाल करने लग जाए या एक चीज़ भी नहीं माने, अमावस्या पूर्णिमा नहीं माने,
तो भी उसके साथ में हुक्का पानी बंद हो जाता है, चौपाल पे बैठना बंद हो जाता है। कि जो एक्चुअल हुक्का पानी है वो इसी को बोला जाता है कि साथ में पानी भी नहीं पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे और हुक्का भी नहीं गुड़गुड़ाएंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने हमारे से अलग बात कही है। तो वही समाज का डर कि भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो चलो मान लेते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसा ही चला आ रहा है कि करने में क्या है, तुक्का ही तो है, टोटका ही तो है, कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक आई छोटी थिंक सी चीज़ इसने ही तो है। इस चीज़ में बड़ा हेल्प किया मुझे नाउ। अब जैसे ये बात सुन के मुझे लग रहा है कि अलग कर दिए जाने का डर नहीं था मुझे, क्योंकि आई हम्म। ऑलवेज फेल्ट कि मुझे अलग किया गया है स्कूल में। मतलब अभी रेट्रोस्पेक्ट में मैं हंसता हूँ, आई एम लाइक थैंक्स टू माय बुलीज कि जिन्होंने मुझे बुली किया, मुझे वहां दोस्त नहीं मिले तो मैंने किताबों में अपने दोस्त ढूंढे, और फाइनली जो कर रहे हैं जीवन में उसकी वजह से। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला शायद अलग कर दिए जाने का डर नहीं था, पर हाँ कहीं जुड़ जाने का लालच जरूर था। और पर मैं जी, मैं बता रहा हूँ, हमारे जो ओल्डर जनरेशन, हमारे बाप दादा दादा या फिर दादा दादी या नाना नानी या माँ बाप के टाइम की जनरेशन, जो उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया, वो इस तरह से अपनाया कि अगर नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे, टोटका ही तो है, कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि ये करते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है इस चीज़ को, कि क्या ये तो बिल्कुल ही नास्तिक हो गए हैं, बिल्कुल बेकार हो गए हैं, कि कोई चीज़ में विश्वास ही नहीं रखते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, पर्सनली भी और एनेक्डोटली भी, मतलब लोगों को करते हुए देखा भी है और सुना भी है, खुद के घर में भी देखा है कि ऐसा होता है, होता था। अब तो काफ़ी कम हो गया है, जो भी हो गया है। बेसिकली होली दिवाली तो हम सब मनाते हैं और मनाते आएंगे, वो तो खैर ट्रेडिशन वो से तो जुड़ी हुई चीज़ कल्चरल है, कल्चरल कल्चरल चीज है। यू कैन बी कल्चर एथियस्ट, चीज़ है। कोई बोल रहा है कि तुम लड्डू दोगे मैं नहीं खाऊंगा। हाँ बिल्कुल, वो तो खैर बिल्कुल अलग चीज़ है, वो सेलिब्रेशन है एक तरह से। जी। सेलिब्रेशन में कोई कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी रीज़न हो। तो आई थिंक वो रीज़न वही रहा हमारे केस में भी कि भाई शुरू से इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया, पहली बात तो। और जब किया गया तब हमने कहा कि अब नहीं करने देंगे तब कि अब तो नहीं करने देंगे भाई। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि पर्सनली मैं अनाउंस कर सुंदर। दिया कि भाई अब तो मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों को। काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले अच्छा, ऐसा मैंने ये बताया क्या, मैंने जो अनाउंस किया था घर में, ये आपको बताया, रह गई बात? शायद रह गई, हमने थोड़ा बहुत उसको टच अपन किया होगा जी। तो मैं तो हाँ वहाँ वहाँ ये बात रह गई थी। तो हम्म, लॉकडाउन के दौरान जब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी देश में पॉलिटिकली और ये, तो उस टाइम पे मैंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं तो नहीं, उनको पता भी था। हाँ, मतलब उनको पता भी था, लेकिन वही बात होता है ना कि बेटा शराब पीता है और आके बोल दे कि मैं शराब पीता हूँ बाबूजी तो वो मुश्किल हो जाती है। तो वो मैंने बोला तो पापा को थोड़ा ये लगा झटका, उनको लगा कि यार तू जो करना है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला यार क्या बोलने की क्या ज़रूरत है, तुमको जो करना है करो, तुमको बोलने की क्या ज़रूरत है किसी को। मैंने कहा वाई टू नहीं, दिस इज़ अनाउंस। माय, हाँ, आई एम लाइक, मेरा ये पॉलिटिकली आई थिंक राम मंदिर वाला कुछ सीन हुआ था, और वो पेंडेमिक के दौरान इतनी चीज़ें की गई थी और वो लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी चीज़ें। मुझे बहुत मुझे थोड़ा फूहड़पन लगा एक्चुअली, जिस तरह से चीज़ें हो रही थी। अगर नॉर्मली चीज़ें हों, नॉर्मल माहौल हो, तो एक बार को आप बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स देयर इज़ आल्सो हिस्ट्री बिहाइंड इट, वो एक अलग बात है। लेकिन जब लोग मर रहे हैं, जब मज़दूर हज़ारों किलोमीटर पैदल चल-चल के अपने घर जा रहे हैं, जब किट नहीं है डॉक्टरों को काम करने के लिए, जब लाशें दफनाई नहीं जा रही हैं, उस टाइम पर इफ दिस इज़ द प्रायोरिटी, अगर ये आपका धर्म सिखाता है, तो मैं तो अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं नहीं खेल रहा हूँ भाई। उस दिन 9 बजे था कि लाइट सब बंद करेंगे, मैंने बल्ब जलाया, मैंने उसकी फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाली थी, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो वो एक रेबेलियन था मेरी तरफ से कि अब मैं खुला खेलूँ। बट उसका जो रिसेप्शन होता है, जो आपने बोला कि खुला खेलूंगा, उसका रिसेप्शन बहुत कोई वेलकमिंग नहीं होता है जनरली। हमारे केस हाँ, में तो नहीं हुआ वेलकमिंग कि भाई क्यों, बीमारी लग गई है तुम्हें, कोई तुम्हें ऊपर का साया लग गया है, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई है तुम पर कोई, हुँ, कि भाई ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी सब कर रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, करते क्यों नहीं हो, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, करते ये वाला रहो। ये वाला रिश्तेदारों से आता है मुझे कभी-कभी, पर अब तो मैं बदतमीज़ हो गया हूँ, तो अब मैं अब सीधा मुँह जवाब दे देता हूँ। तो अब उनको लगता है कि अरे यार! इससे क्या ही क्योंकि बात। मैं आपको बताऊँ ना, बेसिकली क्या होता है कि भीड़ का हिस्सा बने रहने में लोगों को थोड़ा सेफ लगता है कि मैं भीड़ का हिस्सा हूँ तो मैं सेफ़ हूँ। अगर मैं
ऊंचा उठकर अपना हाथ बोलूँगा कि हेलो आई एम हियर एंड आई डोंट अग्री टू इट, तब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्यों क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों हीरो बन रहे हो वाली बात है, क्यों और तुम एक्चुअली आप देखो अनाउंस कर रहे हो। हीरो बन नहीं रहे हैं। ये कोई भी आदमी कहीं भी आप देखोगे जाके बैठ के नहीं बोल रहा है कि भाई साहब एक्सक्यूज मी नास्तिक हियर, कोई नहीं बोल रहा है। ये तो रिलीजियस लोग हैं जो बैठ के चैंट कर रहे हैं या घंटी बजा रहे हैं या तिलक कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट एथिज्म इज कि इट हैज नो रिचुअल्स। मतलब ये कोई इट्स नॉट अ, मैं कैसे बोलूं, इट्स नॉट अ रिचुअलिस्टिक थिंग। यू डोंट Yeah, बिलीव इन it's एथिज्म, यू डोंट बिलीव इन इट। it's absence of it. यस, Absence of any religion is atheism technically, or questioning the religious dogmas is atheism. कि भाई क्वेश्चन, मुझे प्रूफ दिखाओ कि जो बात कर रहे हो उसका प्रूफ क्या है, क्यों कर रहे हो इस तरह की बात, सही बात। एक भी प्रूफ दिखाओ मुझे तो मैं मानूंगा। तो वो प्रूफ दिखाने वाली बात पे ही बोला जाता है। अब पर्सनली बात करूँ तो कि भाई चुप रहो, प्रूफ की बात मत करो, इस पर बात मत करो, उस पर सवाल मत उठाओ। और यही सिखाया गया है, यही इसी तरह से धर्म का प्रोपगेशन हुआ है, हर धर्म का, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म में, कि इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातचीत और हर तरह के संवाद, हर तरह के क्वेश्चन से अलग है, इतर है, इस पर बात नहीं, इसको बस मान लिया जाए। तो जो ओशो ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही है कि मानो मत जानो, जिसको मैं बहुत बार कोड भी करता हूँ कि मानो मत जानो, सबसे पहले जानो कि क्या चीज़ है, उसके बाद मानना है मानो, बट सबसे पहले जानो किसी चीज़ को। तो जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद मानना ना मानना इज़ इररिलेवेंट, क्योंकि जब एक बार जान जाओगे तब नहीं मानोगे मोस्ट लाइकली, अगर ठीक से जाना है तो एक्चुअली इट ऑल स्टार्ट्स विद दिस। तो जो मानने वाली जानने वाली बात है वो तो आती ही नहीं है कहीं पर, कि कोई पढ़ लिख ले, कि कोई चीज़ देख ले, कोई चीज़ 4 किताबें पढ़ ले, उसके बाद मान ले कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किसने लिखा है, वो बहुत ज़रूरी है। और क्या क्यों और किसने, वो बहुत ज़रूरी है चीज़, वो नहीं, वो इररिलेवेंट हो जाती है बात। आपके पीछे कोट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। मेरा फेवरेट कोट है ये। मेरे पास जी। भी है। बहुत ही बेहतरीन है ये, तो कार्ल सेगन का। जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस कोट के आपके जीवन में क्या मायने हैं एंड हाउ इट हैज गिवन यू सर्टेन डायरेक्शन। आई एम श्योर बिकॉज इट हैज गिवन मी अ सर्टेन डायरेक्शन टू थिंक अबाउट व्हाट, इसका रेलेवेंस क्या है आपकी लाइफ में और ये कहाँ से आता है। कार्ल सेगन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि कार्ल सेगन कौन है, उनसे ये कोट आता है और इस कोट के क्या मायने। कार्ल सेगन के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी डिस्कशन, तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि कार्ल सेगन अगर देखा जाए तो वेस्ट में भी बहुत ऐसे आइडियाज़ प्रोपेगेट हुए हैं जिसमें लोगों ने, और ये जो लाइन है ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, कि आप कुछ भी बकवास नहीं कर दोगे, कुछ भी बोल के कि ये ऐसे होता है, रीज़न इसका अननोन है, या तुम नहीं समझ पाओगे, या तुम्हारी समझ के बाहर है, ऐसा कह के आप बच नहीं सकते। आपको अगर कोई क्लेम कर रहे हो कि ये चीज़ ऐसे होती है तो उसका आपको सही सही एविडेंस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि जैसे अगर मैं कोई साइंटिफिक क्लेम कर रहा हूँ कि बिग बैंग की शुरुआत कैसे मानी जाती है फॉर एग्जांपल, तो मैं बताऊंगा कि उसके पीछे के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस ये हैं, और अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग, और ये अभी तक जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये रीज़न रहे होंगे बिग बैंग के या यूनिवर्स की प्रारंभ होने के। और इतना समय जो है इस 13.8 बिलियन ईयर्स माना जाता है, और हो सकता है कि कल को ये टाइमलाइन भी चेंज हो जाए। कुछ पेपर्स आए थे जो 42 बिलियन लाइट ईयर बिलियन ईयर्स बोलते हैं। तो जब तक कि उसको एक रिफ्यूट नहीं किया जा सकता या इररिफ्यूटेबल या फॉल्सिफिएबल नहीं होगा, तब तक उस क्लेम को माना जाता रहेगा। तो जब तक आप मुझे कोई एविडेंस दिखाएंगे नहीं, मैं किसी क्लेम को मानूंगा नहीं। तो जो ओशो वाली फ़िलॉसफी है, एग्जैक्ट सेम फ़िलॉसफी वहाँ पर साइंटिफिकली कार्ल सेगन ने लगाई, जो कि पहले फिजिसिस्ट हैं कार्ल सेगन, बहुत ही मशहूर, बहुत सारे थ्योरीज़ को उन्होंने प्रोपेगेट किया। और कार्ल सेगन इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्ली साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस को मेन स्ट्रीम किया, जिन्होंने साइंस को जनता के सामने रखा कि देखो। और हम सब कार्ल सेगन से ही प्रेरणा ले रहे हैं कि कैसे साइंस को एक आम इंसान जिसको साइंस की कोई नॉलेज नहीं है उस तक हम साइंस को कैसे पहुंचा सकते हैं सरल से सरल शब्दों में। तो वही काम कार्ल सेगन ने शुरू किया था। कॉस्मोस जो टीवी सीरीज़ आप ने शायद देखी होगी, जिसको अब जिसको अब नील डिग्रास टाइसन होस्ट करने लगे कार्ल सेगन की जाने के बाद में। तो उसमें यही बताया गया है जो
और हर किसी को वो सीरीज़ देखनी चाहिए। बुक्स पर बेस जो है, बुक्स भी बनी उसके बाद में, कॉस्मोस जो कार्ल सेगन की बुक्स हैं, डीमन हॉन्टेड सोल जो है बुक कार्ल सेगन की, बहुत सारी बुक्स हैं जो उनको मैं भूल भी रहा हूँ दिमाग से। तो वो सारी बुक्स कार्ल सेगन ने लिखी, टीवी सीरीज़ में काम किया, साइंस का सबसे ज़्यादा जो प्रचार आम जनता तक किया किसी ने, तो वो कार्ल सेगन उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आते हैं कि जनता को बताया कि देखो ये साइंस है और ये एविडेंस पर काम करता है, और बाकी अगर कोई तुम्हें बिना एविडेंस के कोई चीज़ बता रहा है तो उसको मत मानो बेसिकली। और मेरी बात को भी मत मानो, मतलब कार्ल सेगन की बात को भी या किसी भी साइंटिस्ट की बात को मत मानो अगर वो सिर्फ ऐसे ही क्लेम करके छोड़ दे रहा है कि ये लोग क्लेम, ये रहा हवा में लटक रहा है क्लेम, इसको पकड़ लो बस। अब नहीं, जब तक आपको कोई एविडेंस नहीं दिया जाता। और ये हमारे चैनल जितने भी वीडियोस हमने बनाए उनका भी ये मकसद है कि जितना भी हम कोई क्लेम कर रहे हैं तो उसके पीछे का मैकेनिज्म भी आपको बता रहे हैं, और जो मैकेनिज्म अननोन है तो उस अननोन मैकेनिज्म को बोल रहे हैं कि जो साइंस का सबसे खूबसूरत शब्द है या वाक्य है, आई डोंट नो, जो कि लोग बोलते नहीं हैं जनरली बाकी किसी दिशा में।